नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक साल में सरकार की विदाई वाले बयान ने देश की राजनीति में नया सियासी तापमान बढ़ा दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने दावा किया कि अगले एक साल में पीएम मोदी की विदाई तय है और देश में बदलाव की राजनीति तेज होने वाली है। उन्होंने महंगाई, किसानों के मुद्दे और विदेशी नीति को लेकर मोदी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि जब तक मौजूदा सरकार नहीं बदलेगी, महंगाई बढ़ती रहेगी। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं और ईंधन बचत की अपील को लेकर भी तंज कसा। राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ जनता से विदेश यात्रा टालने और पेट्रोल कम इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की प्राथमिकताएं अलग दिखाई देती हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में पश्चिम एशिया संकट और अमेरिका भारत ट्रेड डील को लेकर भी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की विदेश नीति को यूनिवर्सल जोक तक कह दिया, लेकिन बीजेपी का कहना है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत मजबूत स्थिति में है। देश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का ये दौर ऐसे समय में चल रहा है जब आर्थिक चुनौतियां, वैश्विक तनाव और घरेलू मुद्दे सरकार और विपक्ष दोनों के लिए बड़ी परीक्षा बने हुए हैं। अब राहुल गांधी के बयान के बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नए दौर में प्रवेश करती दिखाई दे रही है। इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश में बढ़ते आर्थिक और वैश्विक संकट के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर निशाने पर लिया है। कांग्रेस की एक बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि अगले एक साल के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक हालात और देश में बढ़ता आर्थिक असंतोष इसके बड़े कारण बनेंगे। राहुल ने कहा कि देश आर्थिक और कूटनीतिक चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। जिस तरह परिस्थितियां देश में बन रही हैं, उससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। उसका असर भारत की राजनीति पर दिखाई देगा। राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, वैश्विक तनाव और आर्थिक दबाव को लेकर मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। इससे पहले भी राहुल गांधी ने कहा था कि देश आर्थिक तूफान की ओर बढ़ रहा है और इसका सबसे बड़ा असर आम जनता पर पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार जनता से त्याग की अपील कर रही है, लेकिन खुद सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग उसी रास्ते पर नहीं चल रहे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आज देश में जो आर्थिक हालात कर दिए हैं, उसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। तो आने वाले समय में कुछ ही महीनों में आपको दिखेगा आर्थिक तूफान आने जा रहा है। ऐसा तूफान जो आपने हमने पहले नहीं देखा है। महंगाई बढ़ेगी, आसमान की ओर जाएगी। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम आसमान की ओर जाएगा। और मैं हर मीटिंग में नरेंद्र मोदी से कह रहा हूं, पिछले 12 साल आपने जो किया, उसका कष्ट, उसका दुख, उसका दर्द अंबानी अदानी को नहीं होगा। उसका दर्द किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को और हमारे युवाओं को उठाना पड़ेगा। और मैं रोज कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी एक्शन लेना शुरू कीजिए। देश के अंदर जो हालात आपने पैदा कर दिए, देश को आपने जिस मोड़ के ऊपर ला करके खड़ा कर दिया, दिन ब दिन स्थिति बद से बदतर होने की तरफ जा रही है। लोग लाइन के अंदर लगेंगे, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए मारामारी होगी, महंगाई आसमान को छुएगी और जनता सड़क पर आएगी। जो पॉलिटिकल अपोजिशन है ना, चुपचाप बैठ जाए, एक विकल्प है, या कहे कि सरकार अपनी भूमिका निभाने में असमर्थ है और वो असमर्थता उनके समर्थकों को भी लग रही है। ये मैं कहूं कि बीजेपी का जो कोर वोटर है उसे भी लग रहा है कि इन उम्मीदों से हमने सरकार नहीं चुनी थी। तो नाउम्मीदगी है। नाउम्मीदगी कैसे तब्दील होगी, वो सब चीजें लोग तय करते हैं। राहुल जी ने उस संदर्भ में रखा। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए इसे राजनीतिक हताशा करार दिया। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सरकार को अस्थिर करने और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। निरंतर चुनावों में अपनी पराजय के कारण कांग्रेस पार्टी आज न सिर्फ मानसिक हताशा के दौर से गुजर रही है, परंतु उसी के साथ एक बहुत खतरनाक षड्यंत्र का हिस्सा होती जा रही है। राहुल गांधी का आज का जो बयान या जिस प्रकार के समाचार पत्रों में आया है कि उन्होंने ये कहा है कि एक साल के अंदर अराजकता के द्वारा यह सत्ता परिवर्तन होगा, इससे एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
कांग्रेस पार्टी के लिए जो कहा था कि अब ये कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई है, बल्कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस में तब्दील हो गई है। राहुल गांधी जी, उनके खुद के मुंह से जो चीजें निकली हैं, अब देश के हर खुददार नागरिक को समझ में आ रहा है कि असली गद्दार कौन है। अब ये राहुल गांधी जी जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, ये शत्रु जैसा व्यवहार कर रहे हैं। अरे भाई, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश में आप भी रहते हो, आप भी देश के नागरिक हो और आप जिम्मेदार पोस्ट पे हो, एलओपी हो लोकसभा में। राहुल गांधी जी ने जिन शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री जी के लिए किया है, गृह मंत्री जी के लिए किया है, उनको माफी मांगनी ही पड़ेगी, नहीं तो देश उनको माफ नहीं करेगा। राहुल गांधी क्या बोलते हैं कुछ समझते हैं? राहुल गांधी ना देश को समझते हैं, ना देश के इश्यूज को समझते हैं। अगर ये उन्होंने कहा है तो शुद्ध सांप्रदायिकता की बू आती है, विभाजन की बू आती है। केवल कंफ्यूजन पैदा करना ये पागलपन है, दिमागी दिवालियापन है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। मोदी जी का मैनेजमेंट है जो अभी तक, और उसी के लिए विदेश यात्रा भी गए थे, यूएई से एक समझौता हुआ 3 करोड़ बैरल भविष्य में वो यहाँ तेल रखेंगे। बहरहाल अब आर्थिक संकटों से जूझते देश में सियासत भी जोर पकड़े हुए है। महंगाई, बेरोजगारी, विदेश नीति, अमेरिका भारत ट्रेड डील और पश्चिम एशिया संकट जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब उन्होंने एक बार फिर मोदी सरकार पर आर्थिक संकट, जनता पर बोझ और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव जैसे आरोप लगाए हैं। साथ ही दावा किया है कि अगले 1 साल में पीएम मोदी सरकार की विदाई तय है। अब राहुल गांधी के दावों से सियासत की हवा का रुख बदला हुआ है। देखने वाली बात होगी कि राहुल का बयान राजनीति की राह में आगे और क्या क्या रंग दिखाता है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सियासत गरमाई है और 1 साल में विदाई की बात हो रही है मोदी सरकार की। क्या ऐसा होगा? यदि उन्होंने ये कहा है तो किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, और यदि वाकई में जो वैश्विक संकट है और आर्थिक स्थितियों को लेकर यदि बात कही है तो ये कितनी सही और सटीक साबित होगी, ये भी एक सवाल है। चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संदीप वर्मा। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राजेश कुमार दुबे। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं सुमन भटनागर। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं जकिया खान। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं संदीप चौधरी। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संदीप जी से करूंगी क्योंकि मुझे कुछ अपडेट है, शायद आपको जल्दी निकलना है, तो चर्चा की शुरुआत आपसे करती हूँ। मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ राखी जी आपको। हाँ संदीप जी, एक तो ये कि वाकई देश में जो हालात बने हैं या वैश्विक स्तर पर जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, उन हालातों को देखते हुए या महंगाई को देखते हुए, क्या वाकई 1 साल में मोदी जी या उनकी सरकार की विदाई हो जाएगी जो राहुल गांधी कह रहे हैं? क्या वाकई ऐसा हो सकता है? मतलब थोड़ा सा ना इसका विश्लेषण करने की जरूरत है कि ऐसे ही कह दिया या कोई ऐसी चीजें दिख रही हैं, क्योंकि ऐसा कौन सा इलेक्शन होगा कि ये सफाया हो जाएगा या जाना पड़ेगा, विरोध बहुत देखने को मिलेगा। कैसे इसका विश्लेषण करें, इस बयान को कैसे समझें? देखिए राखी जी, जिस तरीके से राजनीति में कई पॉलिटिशियन अपना समय समय पर स्टेटमेंट देते हैं, सत्ता के खिलाफ भी स्टेटमेंट देते हैं विपक्ष के लोग, लेकिन राहुल गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया कि 1 साल के अंदर मोदी जी की सत्ता जा सकती है। तो ये जो सत्ता जा सकती है, इसका एक बहुत इजी वे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि कोई गठबंधन की सरकार पहली बार जाएगी। गुजराल साहब की गठबंधन की सरकार आपने जाती देखी होगी, वीपी सिंह की सरकार जाती देखी होगी, चौधरी चरण सिंह की सरकार जाती देखी होगी, बीजेपी के ही नेता की अगर मैं बात करूं, अटल जी की सरकार भी आपने जाती देखी होगी, जब हमारे पास पूरा बहुमत नहीं होता। और बीजेपी ने किस किस की सत्ता बताई अगर कहो तो मैं वो भी महबूबा मुफ्ती से शुरू, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई थी, वो चली गई थी। क्योंकि जो गठबंधन की सरकार होती है, कब कौन अपना समर्थन वापस ले ले तो सरकार जा सकती है। कोई बहुत बड़ा इसका गणित नहीं है, इसके पीछे कोई चाणक्य नीति नहीं है, क्योंकि सरकार कई दलों के गठबंधन से चल रही है।
अब गठबंधन के दलों को आप कब तक और कितना खुश रखोगे, ये चीज डिपेंड करती है आपकी सरकार चलाने पर। तो कब कौन सा चीज कौन से गठबंधन को सूट नहीं करती है, क्योंकि आप एंटी मुस्लिम की राजनीति भी करते हो, तो जो आपके साथ चंद्रबाबू नायडू है या कई दल ऐसे हैं, उनको तो मुस्लिम का भी वोट चाहिए, वो मुस्लिम के लिए भी सॉफ्ट रहते हैं, वो हिंदुओं के लिए भी सॉफ्ट रहते हैं। तो चीजें समीकरण कभी भी गड़बड़ा सकती है। और सत्ता हमारे देश में कई बार महंगाई के ऊपर भी सत्ता परिवर्तन हुए हैं, महंगाई को लोग ने बर्दाश्त नहीं किया, वो एक नाराजगी में बदली, कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे, भ्रष्टाचार को एक जन आंदोलन बना और उसके ऊपर भी सरकार बदली। भ्रष्टाचार की अगर मैं बात करूं जन आंदोलन की, तो अन्ना हजारे का आंदोलन आपने देखा होगा, शीला दीक्षित की दिल्ली में एक प्याज की महंगाई पर सरकार चली गई थी, आपने स्मृति ईरानी को सिलेंडर उठाए देखा होगा, तब भी कई चीजें देश के अंदर हुई है। तो लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने इस पर पलटवार किया और जिस तरीके से बीजेपी नेता नाराज दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे राखी जी, जैसे कहीं राहुल गांधी ने बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। तो ये गणित बैठता है सत्ता का, क्योंकि आप देखिए अगर इंटरनेशनल लेवल पर आप देखेंगे, गैस को लेकर के आप देखेंगे, ऑयल को लेकर के आप देखेंगे, पेट्रोल को लेकर के आप देखेंगे, आम जनता के अंदर खुशी नहीं है, कहीं ना कहीं नाराजगी है। अगर आप महंगाई के मुद्दों पर देश के अंदर जाएंगे, चाहे वो दूध की बात हो जो हर घर की जरूरत है, चाहे गैस की बात हो हर घर की जरूरत है, किचन के सामान की बात, बहुत खुशी नहीं है, कहीं ना कहीं नाराजगी लोगों के अंदर है। और जिस तरीके से वोटिंग पैटर्न पर बात की जाती है, वोटिंग पैटर्न के प्रति भी लोगों में नाराजगी है। सत्ता बनना बिगड़ना या समर्थन से चलना वो बिल्कुल एक अलग इशू है। और हमारा जो ये जो एरिया है, पूरा भारत देख लीजिए, भारत के चारों तरफ देख लीजिए, कई देशों में जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ वोट से सरकारें बनती है, वहां हमने नाराजगी देखी है, सत्ता परिवर्तन होते देखा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी या कोई इसके लिए कोई साइंस रॉकेट साइंस वाली बात कह दी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें लगती हैं, लेकिन सरकार अगर मैनेज कर सकती है, सरकार जनता को खुश कर सकती है, तो चीजें निपट भी सकती है, चीजों से निपटा जा सकता है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। राजेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? राजेश जी। जी राखी जी सुन पा रहा हूँ। ठीक है राजेश जी, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण होगा। देखिए संदीप जी ने अपनी बात रखी और राहुल गांधी का जो बयान है, बिल्कुल जिस हिसाब से स्थितियां हैं उनको लगता है वो बिल्कुल कह सकते हैं। और क्योंकि गठबंधन की सरकार है तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है कि जब तकलीफें ज्यादा बढ़ जाएंगी तो कब कौन साथ छोड़ दे कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये 1 साल का जो समय वो बता रहे हैं, ये कैलकुलेशन या उनकी ये भविष्यवाणी जैसे मैं आंकूं कितनी सटीक बैठेगी, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए राखी जी, हमारे देश के लोकप्रिय विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जिन संदर्भों में अपनी बात रखा उसको समझने की जरूरत है। उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार की कूटनीतिक जो विफलता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त जो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और जो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की जो गिरती हुई दुर्व्यवस्था है और जो आर्थिक संकट आसन्न है, जिससे जो है रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले गरीब और किसान, ट्रांसपोर्टर, हर वर्ग में देखिए त्राहिमाम मचा हुआ है। अभी तो ये शुरुआत है और ये गिरती हुई जो अर्थव्यवस्था है और देश में आसन्न जो संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के मोदी सरकार की जो विफलताएं हैं वो जनमानस इतना विद्रोह करेगा, इतना विरोध करेगा कि जिस बैसाखी के बल पर ये सरकार चला रहे हैं वो बैसाखी भी अपने आप को इनसे जो है दूर करेगी और अपने समर्थन वापस लेने की संभावना बढ़ेगी। इसके साथ साथ जो इनके दल के भी लोग हैं उसमें भी बहुत बड़ा एक विद्रोह का स्वर जो है अभी से सुनाई देने लगा है। इसलिए जो है आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिन बातों को कहा है वो भारत में जो व्याप्त वास्तविकता है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो व्याप्त वास्तविकता है उसको देखते हुए कहा है, जो स्वीकार करने योग्य है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई राजनीति करने की जगह नहीं बचती। ठीक है संदीप जी, मुझे सुन पा रहे हैं? संदीप वर्मा जी। संदीप वर्मा जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, आपकी आवाज आ रही है मुझे। ठीक है
संदीप जी, कैसे राहुल गांधी के बयान को भारतीय जनता पार्टी लेती है? हालांकि तमाम प्रतिक्रियाओं को मैंने सुना, तो सबका ये कहना है कि उनकी बातों को इतना सीरियसली ना लिया जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एलओपी होने के नाते बातों को सीरियसली लेना इसलिए भी जरूरी होता है कि किस परिप्रेक्ष्य में वो ये बात कह रहे हैं। देखिए, वैश्विक स्तर पर चिंताएं यदि जता रहे हैं, आर्थिक रूप से जता रहे हैं, तो वो कोई गलत नहीं है, वो बात बिल्कुल सही है। आगे क्या होगा, कैसे बैलेंस करेंगे, किसी की देखिए कमी निकालने की बात नहीं है, लेकिन कोई आकलन किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। तो इसके लिए तैयार रहेंगे या ये 1 साल का टाइम पीरियड बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि कहीं कोई चूक ना हो जाए, कहीं राहुल गांधी की भविष्यवाणी सही ना हो जाए? जी, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम फिर से। मुझे राखी जी बड़ी हंसी आ रही है जो आपने कहा कि उनकी भविष्यवाणी कोई वो नॉस्ट्राडामस तो है नहीं, ना ही कोई ऐसे पंडित हैं या ऐसे पुरोधा हैं कि वो भविष्यवाणी करते हैं उनकी भविष्यवाणी पूरी हो जाती है, जबकि वो तो जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, जहां पैर रख रहे हैं वहां उनका ही नुकसान हो रहा है। तो मुझे बड़ी हैरानी है कि राहुल गांधी का ये बयान जो है लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है, और ये उस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, उस सरकार के लिए कह रहे हैं जिसे जनता ने तीसरी बार चुना है। और राखी जी देखिए, हैरानी वाली बात यह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार राज्यों में बन रही है, बिहार में बनी, अभी पश्चिम बंगाल में बनी, ठीक है, और मतलब ये देखिए कि असम में बनी, दुनिया भर के मतलब राज्य हम जीतते जा रहे हैं, दुनिया भर के हम क्या नाम है लोगों को अपनी तरफ कर रहे हैं। वो उसका कारण है क्योंकि काम किया है हमने। आप ये देखिए, कांग्रेस ने जो इस देश को दिया है वो किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस ने लूट खसोट इस देश को इतने नीचे ले जाना, इसे इतना प्रभावी, इतना खराब कर देना कि उसे निकालने में हमें इतना समय लगा है। और आप ये देखिए कि सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेलवे को लेके हो, आप देखिए ना रेलवे स्टेशन, आप राखी जी आप भी जाते होंगे, मैं भी जाता हूं, पहले क्या हालत होती थी रेलवे स्टेशनों की, आज क्या है ये आपको भी पता है, यहाँ जितने बैठे सबको पता है। एयरपोर्ट की कायाकल्प हो गई, सड़कें, आज हमें कहीं जाना होता है, अपने यहाँ हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, यहाँ से हमें कहीं 100, 200, 300 किलोमीटर जाना होता है, तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। जो 4-4, 5-5 घंटे लगते थे वो हम 2 घंटे में, 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत सारी जो व्यवस्था है, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। मोदी जी ने लगातार, भारत की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने इसे लोगों को दिया है, उज्ज्वला योजना दी है। आप ये देखिए कि कभी सोचा था किसी ने कि प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिल जाएगा, कभी उज्ज्वला योजना में हमें गैस का सिलेंडर, चूल्हा, ठीक है, उसके साथ रेगुलेटर पाइप सब ये फ्री मिल जाएगा? आपने सोचा कभी? सालों तक, मतलब 6 साल लगभग हो गए जो मुझे पता है कि मतलब अन्न जो है, वो राशन जो है फ्री मिल रहा है। ये राखी जी आसान नहीं है, ये बहुत बहुत कठिन चीजें हैं। और आते सनातन पर, तो आप ये देखिए अयोध्या में राम मंदिर बना, जो हमारी आस्था का प्रतीक है, जो हम 500 साल से चाह रहे थे, वो माननीय मोदी जी की सरकार में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और वो बना। और आप ये देखिए उज्जैन का कॉरिडोर हो, बनारस का कॉरिडोर हो, तो ये एक चीज की बात, एक दिन की बात नहीं है, ये लगातार जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, जो हमारी देश की सरकार है, वो कर रही है। और यही कारण है कि देश के लोग, जनता उन्हें प्यार करती है। राखी जी, जैसा कि अभी राहुल जी के लिए आप कह रहे थे, तो लोग जानते हैं उनका स्वभाव कैसा है, वो किस तरह से जाने जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं, उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता, सबको पता है जितने पैनलिस्ट बैठे हैं। मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी जी को सोच समझकर बयान देना चाहिए। वो विपक्ष के नेता हैं, तो उन्हें स्वाभाविक तौर पर थोड़ा सा गंभीर रहना चाहिए, गंभीरता से बात करनी चाहिए। देश को इस तरह की आप बातें करेंगे कि दुनिया में आप देश का नाम बदनाम कर रहे हैं राखी जी, और एक बार नहीं कर रहे, बार बार कर रहे हैं। अभी तो हमें मतलब कहने में भी आपत्ति नहीं है कि ये किस तरह का नेता विपक्ष है जो इस तरह की बातें करता है, लोगों को बरगलाने की बात करता है, जनता के फैसले पर सवाल उठाता है। ये व्यक्ति, मैं मानता हूं कि सबसे गलत तरीके से राजनीति में है, और सबसे गलत तरीके से राजनीति में जो अपने बयान देता है, इस व्यक्ति को अपने आत्ममंथन करना चाहिए, इसकी पार्टी को इसे समझाना चाहिए कि क्या आप जो बोल रहे हैं वो जनता को पसंद आएगा, बल्कि उल्टा जाएगा इन पे। जनता इससे नाखुश होगी, क्योंकि जनता के फैसले को आप उंगली उठा रहे हैं, जनता के फैसले को आप नकार रहे हैं, और जनता का फैसला जब भी कोई नकारता है, जनता उसे उल्टा जवाब देती है, और पुरजोर जवाब देती है, और वो दिया जा रहा है। आप ये देखिए, अभी पश्चिम बंगाल में इतनी बुरी तरह विपक्ष खा रहा है, जिनके साथ ये संदीप जी, लेकिन एक बात जिनके है साथ इन्होंने संदीप दुनिया जी, भर के
जी बताइए। लेकिन जब जी। ये मिडिल ईस्ट की सिचुएशन हुई थी, लगातार चलती आ रही थी, इस बीच वेस्ट बंगाल के इलेक्शन भी हुए, तब भी तो राहुल गांधी ये कह रहे थे कि आप आने वाला समय देखिए, आप महंगाई को देखिएगा, कितनी चीजें हो जाएंगी, आर्थिक रूप से हमें बहुत परेशानियां हो जाएंगी, मोदी जी को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अभी भी उनका स्टेटमेंट मैंने सुना, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा। सर, वो ये सारी चीजें तो हो रही हैं कि नहीं हो रही राखी हैं? जी, तो राखी कुछ जी, एक राखी जी, आकलन तो होगा। सामान्य व्यक्ति भी, राखी जी, जब सामान्य व्यक्ति भी है, आप तो खैर चैनल के एंकर हैं, आप बहुत बड़ी समझ रखते हैं। मैं कह रहा हूँ एक आप सामान्य व्यक्ति भी हैं, यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे हैं सबको पता है यदि युद्ध छिड़ेगा, मैं कह रहा हूँ ये युद्ध छिड़ा भी ना हो, उससे पहले भी यदि कोई किसी को पता लगे कि युद्ध छिड़ने वाला है या युद्ध छिड़ेगा, तो स्वाभाविक बात है ये सब चीजें महंगी होंगी। और एक चीज, जब आपका डीजल महंगा होता है, पेट्रोल महंगा होता है, आपके रुपया कमजोर होता है, तो बहुत सारी चीजें बढ़ती हैं राखी जी, एक चीज नहीं है। क्योंकि आप रोजमर्रा की चीज खरीद रहे हैं, हम भी खरीद रहे हैं, हमें पता है कौन कौन सी चीज बढ़ी है, खाने की चीजें बढ़ी हैं, ठीक है। सिलेंडर तो जाहिर सी बात है बढ़ा, क्या नाम, डीजल बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ा, तो ये हमारे हाथ में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। और उसके बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था फिर भी आज मजबूती से खड़ी है राखी जी। इस बात को कोई यदि झूठ बोलता है तो मुझे उससे हैरानी होती है, क्योंकि हम सभी देशों में जितने देश आते हैं, हम 5वें नंबर पे आते हैं, 4थे नंबर पे आते हैं, 6ठे नंबर पे आते हैं, तो हम कहीं ना कहीं स्टैंड करते हैं उन महाशक्तियों के साथ, जहां पे हमने भारत को एक बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचा दिया है। मगर क्योंकि ये युद्ध छिड़ा है राखी जी, देखो इसमें मैंने पहले भी कहा आपके चैनल पे, मैं कितनी बार आपके चैनल पे ये बात कहता हूं कि ये भारत की नीति नहीं है कि हमें युद्ध करना है। ये जो नीति हुई है, ये अमेरिका ने युद्ध छेड़ा है, ईरान पे छेड़ा है, और ईरान अमेरिका की वजह से पूरे दुनिया में इस चीज का संकट आया। तो मगर फिर भी हम उस चीज को उभारने के लिए, और जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था कि घूमने की बात करते हैं लोग कि सबको मना किया है और आप खुद वो घूम नहीं रहे हैं, वो वहां काम करने गए। और आप ये देखिए कितना अच्छा फैसला वहां हुआ है, कितना अच्छा करार हुआ है कि हमारे पास इतना स्टॉक होगा डीजल का, पेट्रोल का, कि हमें आने वाले समय में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये है हमारे प्रधानमंत्री, जो हर परिस्थिति में कोशिश करते हैं कि हम अपने देश को, हम अपने घर को, क्योंकि ये हमारा घर है, हम इसे कैसे सुरक्षित कर पाए, कैसे संगठित कर पाए, और कैसे हम इस देश में आने वाले संकटों को कम कर सकें। राखी जी, मैं देखिए, कोई संकट आएगा और युद्ध से संकट आएगा या दुनिया से संकट आएगा, तो आप उसे खत्म नहीं कर सकते, आप उसे कम कर सकते हो, आप उसे मजबूती से लेके खड़े हो सकते हो, आप उसे जो 100 दिन में होना है उसे आप 300 दिन में ले जा सकते हो, जो 50 दिन में नुकसान होना है उसे आप 200 दिन में ले जा सकते हो। ये आप कर सकते हो, वो एक मजबूत सरकार कर सकती है। मगर यदि पूरी दुनिया में संकट आएगा तो कहीं ना कहीं भारत पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। मगर हम कितने मजबूत हैं, हम कैसे उसे रोक पाएंगे, हम कैसे उसका सामना कर पाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस चीज को लेकर चल रहे हैं, और उन्होंने इसका डंका पूरे दुनिया में बजा रखा है। धन्यवाद। ठीक है, सुमन जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, अनम्यूट करिए सर। नहीं, आवाज आ रही है राखी जी? सुमन जी अनम्यूट करिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। उन्होंने म्यूट कर दिया राखी जी। सुमन जी, चलिए एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं दोबारा से, क्योंकि मैं सुन नहीं पा रहे। नहीं, आवाज आ रही है सुमन जी की आवाज। सुमन जी बोलिए। आ रही है आवाज? हाँ, फाइनली मुझे आ रही है। अभी मैं आपको सुन पा रही हूँ। सुमन जी, एक साल में मोदी जी या मोदी सरकार की विदाई होगी या नहीं होगी, ये तो एक बात का सवाल है। लेकिन राहुल गांधी ने यदि इस तरह की बात कही है और लगातार वो जो कह रहे हैं, इसके क्या मायने आप देखते हैं? क्योंकि इसके पीछे जो रीजन बताया जा रहा है वो तो सही है। वैश्विक स्तर पर देखिए, आर्थिक स्थिति देख लीजिए, तमाम चीजें देख लेते, वो तो उससे तो कहीं ना कहीं भारत सफर कर ही रहा है, तो उसमें तो कोई हम उसको नकार नहीं सकते कि नहीं ऐसी चीजें नहीं है, कुछ भी उठा के बोल दिया। लेकिन ये जो 1 साल का टाइम पीरियड बता रहे हैं, क्या वाकई माने कि कुछ हो सकता है, कुछ ऐसी खटपट हो जाए गठबंधन में, या कोई ऐसी चीज आ जाए जहां से हो सकता है कुछ विदाई जैसी स्थितियां बने? देखिए राकेश जी, राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उसकी चर्चा सत्ता विपक्ष ही नहीं पूरे देश में हो रही है। हालांकि एक साधारण बयान है, लेकिन इस बयान को इतना ज्यादा क्यों उभर कर आ रहा है सामने, ये भी सोचने की बात है। मुझे लगता है या तो राहुल गांधी की हार की हताशा है, या उनका ओवर कॉन्फिडेंस है, या कोई दिव्य ज्ञान हो गया उनको कि मोदी की सरकार जाने वाली है। हाँ, ये भी हो सकता है कि उन्हें जो मौजूदा देश के हालात हैं, वैश्विक हालात हैं, और जो गठबंधन की चल रही है जो सरकार,
उस पे उनको कुछ ऐसा अंदाजा लगा हो कि ये सरकार 1 साल के अंदर गिर सकती है। लेकिन बंगाल चुनाव के बाद ये तो लोगों को पता लग गया है कि भाजपा को चुनाव मैनेज करना भी आता है, चुनाव जीतना भी आता है। इसलिए इतना आसान नहीं होगा कि राहुल गांधी जो कह दिया है, जो 14 अपने पिछले 2014 से मोदी सरकार चला रहे हैं, और वो राहुल गांधी एक बयान से सरकार गिर जाएगी या मोदी हट जाएंगे, ऐसा होना मुझे फिलहाल संभव नहीं लगता। देखो, हमारे यहाँ देश में 28 प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कांग्रेस के सिर्फ 4 राज्यों में अपनी सरकार है, 2 एक जगह मिली जुली सरकार भी होगी। तो इतनी छोटी सी ताकत लेकर राहुल गांधी ये चाहें कि हम गिरा देंगे, ऐसा मुझे नजर नहीं आता। लेकिन राजनीति में कुछ भी हो, ऐसा संभव हो सकता है। और ये हमने देखा है कि देखो, अभी हाल में आपने देखा होगा कि एक कॉकरोच पार्टी का जन्म हुआ है। हाँ, उसपे जिस तरह से युवाओं ने, खास तौर पे करोड़ों युवाओं ने उसमें अपनी भागीदारी की है, उससे लगता है कि इस देश में अंदर खाते कहीं ना कहीं कोई युवाओं को, बेरोजगारों को, देश के लोगों को कहीं कहीं कोई दिक्कत है। देखो, ये जो पार्टी है ना, हालांकि भी कागजों में है और इसका अस्तित्व भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसका, लेकिन जिस तरह से इसको समर्थन मिला है, उससे एक बात तो जाहिर हो रही है ना कि देश के युवाओं में, बेरोजगारों में कहीं ना कहीं अंदर खाते नाराजगी है, जो इस तरह से अभिव्यक्त हो रही है। हो सकता है राहुल गांधी का इशारा कहीं इस तरह भी रहा हो कि देश में जो संतोष बढ़ रहा है, जो महंगाई बढ़ रही है, जो तानाशाही बढ़ रही है, और जिस तरह से धक्के से कुछ जगह सरकारें बन रही है, हो सकता है उसको लेकर उनका कोई इशारा हो। लेकिन मेरी निजी राय ये है कि फिलहाल मोदी, जिनका कहते हैं कि 56 इंच का सीना है, इतनी जल्दी सत्ता से हटने वाली नहीं है। बीजेपी तो 2029 के लिए भी अपना रोड मैप बना के बैठी हुई है। मुझे नहीं लगता कि राहुल की बात में बहुत ज्यादा कोई दम है। ठीक है, ज़किया जी मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, राखी आवाज आ रही है। मैम, आपका क्या मत है इस बयान के पीछे? कैसे समझा जाए? क्या एक इंटेंशन उनके हो सकते हैं, या वाकई सुमन जी जिस तरीके से एक तीसरी पार्टी का जिक्र करके बता रहे हैं कि हाँ, यदि लोगों में नाराजगी है या संतोष है, हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन आई, क्योंकि देश इस समय जिस स्थिति पे है, तो अप एंड डाउन तो हैं, कुछ भी हो सकता है। देखो, जिस टाइम से विजय की पार्टी जीत के आई है, लोगों के अंदर है ना एक नया जोश देखने को मिला है। एक ऐसी पार्टी जिसको 2 साल भी नहीं हुआ और पूर्ण बहुमत के साथ वो जीत के सत्ता में आ गई, उससे है ना बहुत सारे लोगों के बीच में आशाएं जागी हैं। और उस आशाओं के ही बीच में एक नई पार्टी, कॉकरोच पार्टी, जो कि अपने अभी कागजी तरीके से पूर्ण रूप में आई भी नहीं है, और किस तरह से उसने 6 दिन के अंदर इतने लोगों का विश्वास जीत लिया, कितने लोगों को जोड़ लिया, यहाँ तक इतना ज्यादा हो गया कि सत्ताधारियों को टेंशन हो गया, उसकी बजाते डिलीट करवानी पड़ी अकाउंट एंड सारी चीज। तो ये सारी बातों को लेके ही मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने इस तरह की बयान दी है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो गठबंधन को तोड़ने वाली बात है, ये तो हमारे पास बहुत बार आकलन आया कि गठबंधन टूट रहा है और ये हो रहा है, लेकिन वहां पे अब गठबंधन को तोड़ने की नौबत ही ना आए, इस तरह का सिनेरियो कलकत्ता में हम लोग ने देख लिया कि किस तरह से वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में हो गया है ना। ऐसा हुआ गया कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आ गई, तो 35 लाख वोटर्स को ही हटा दिया गया और बोल दिया गया कि भाई आप नेक्स्ट बार में इलेक्शन में अपियर कीजिएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब यहाँ पे एक चीज का दौर नहीं चल रहा, ये सारे चीजों को मिला के जीत की में हावी सत्ताधारी हुए में, ठीक है ना। तो जब आप सब चीज को मिला के कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो अभी का प्रेजेंट सिनेरियो जिसको देखते हुए ये बात मेरे ख्याल से रखी गई है, वो यही है कि जिस तरह से एक उभरती पार्टी विजय की देखी गई और अचानक से आई और पूर्ण बहुमत पाया, क्योंकि लोगों ने अपनी पार्टियों को वोट दे के उनके साथ रह के अपनी चीजों को देख लिया है कि कहाँ पे उन्हें उस चीज का फायदा हो रहा है, कहाँ पे नुकसान हो रहा है। जब इस तरह का कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो हर कोई चाहता है कि एक नई पार्टी हो जिसपे हम अपने विश्वास
को दिखाएं और उसके साथ हम चल के देखें कि वो हमारे लिए क्या कुछ कर सकती है, क्योंकि डेफिनेटली हम किसी को चुन के लाते हैं, हम खुद नहीं चुन जाते हैं। सबको यहाँ पे आके इलेक्टेड मेंबर्स नहीं बन सकता, हम चुनेंगे, हम किसी को खड़ा करेंगे, तो हम किसी को खड़ा करेंगे तो हम ऐसे ही उम्मीदवार को खड़ा करेंगे ना जो हमारी बातें रख सके, जो हमारे देश की राजनीति में जातिवाद, धर्म को लेके, हर चीज की चिंता को लेके सिर्फ इस बात की चिंता रखे कि हमारे देश कैसे विकसित करेगा, कैसे विकास की ओर जाएगा, स्कूल को बंद करके घर से पढ़ाई की नौबत ना आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि जिस तरह से आजकल सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं जिस तेजी से, तो वो बहुत बड़ी चिंता की मौजू है, लेकिन हमारे देश के सत्ताधारियों पे उस मौजू का अभी कोई असर नहीं दिख रहा है, जबकि इससे सीधे सीधे हमारे भविष्य, हमारे आने वाले भविष्य जुड़ा हुआ है। क्योंकि हर कोई भाई प्राइवेट स्कूल में तो नहीं पढ़ा रहा, और हर कोई EWS के जरिए प्राइवेट स्कूल में भी नहीं जा रहा, और EWS का भी किस तरह से तांडव चलता है वो भी हमें पता है कि किस तरह से मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास भी EWS के नाम पे घुस जाते हैं। तो फिर गरीबों का क्या? या तो फिर ये कहा दिया जाए कि भाई भारत में अब गरीबों को जिंदा रहने का हक नहीं, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बोला, तो मैं हमेशा जब भी हमारी डिबेट होती है, मेरा तो टॉपिक ही वही रहता है कि भाई गरीबों के लिए क्या है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए क्या है। सिलेंडर हाई रेंज हुआ, आपने जितने भी कमर्शियल सिलेंडर्स थे जिसपे एक ठेला लेके थोड़ा कुछ बना के फ्रेंच फ्राइज और चाउमीन बना के बेचने वाला, उसका तो बंद हो गया। अब वो क्या कर रहा है? वो अपने गांव वापस जा रहा है, वो पलायन कर रहा है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीज हो रही है जिसपे हम लोग ने अपनी आंखें बंद कर रखी है, और ये कह रहे हैं कि वार हो रही है इसलिए हो रही है। नहीं, वार हो रही है सिर्फ ये नहीं हो रही है, बहुत सारी चीजों में चेंज हो रही है। अगर वार हो रही है तो आप जिस तरह से डिमोलिश कर रहे हैं आप चीजों को, वो छोड़ दीजिए, वार होने दीजिए, पहले उसका सोल्यूशन आने दीजिए, उसके बाद आप ये सारे चीज देखिए। नहीं, वो नहीं है। इंक्रोचमेंट के नाम पे आपने सारे झुग्गियों को हटा दिया, झुग्गी वाले कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, मतलब नहीं है। उसके बदले में, झुग्गी बदले में घर देने की बात होती है ना, तो वो तो आपने दिया नहीं, तो वो तो वापस कहाँ जा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, जिंदा हैं, मर गए, उनके लिए क्या इंतजाम है, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। तो कब तक व्यवस्था में दबाव के असर में पूरी की पूरी जनता रहेगी? क्योंकि हमें भी पता है कि वो 1% जो है बिजनेसमैन, वो अब डेफिनेटली इस चीज को लाइक कर सकते हैं, लेकिन वो 99% में कम से कम 70% लोग तो हानि में जा रहे हैं। वो 70% लोग कैसे मतदाता हैं कि जो मतदान करके 3 बार से जीत हासिल करवा रहे हैं। ये भी एक बहुत सोचने की बात है। क्या वो मतदाता उसी तरह के हैं जिस तरह से 35 लाख काट के हैं, या तो फिर सही मानों में वो मतदाता हैं? क्योंकि कैलकुलेशन जब आदमी ग्राउंड का करता है और जो आता है रिजल्ट, उसमें इतनी ज्यादा ट्रेमेंडस चेंजेस होती है कि इंसान शॉक में सिर्फ रह सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। और यही शॉक का परिणाम है कॉकरोच जनता पार्टी। और देखो ना, कॉकरोच जनता पार्टी आने के बाद लोगों के बीच में जिस तरह से एक युवाओं के बीच में आप जोश देख रहे हैं, हमेशा कुछ चीज की डिमांड, आज तक युवाओं ने एक साथ मिलके कोई डिमांड नहीं रखी, आज उन्होंने पिटीशन करना शुरू कर दिया। हाँ, दाखिल, कितनी बड़ी बात है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं उसमें अब युवाओं की भागीदारी हमें देखने को मिल रही है पॉलिटिकली। क्योंकि आज तक हमारे बच्चे क्या होते थे कि नहीं पॉलिटिक्स में नहीं जाना, हमें राजनीति के बारे में बात नहीं करना, हमें सिर्फ अपना भविष्य बनाना है। लेकिन भविष्य बनाने वाले रास्ते ही आपने इतने सारे काट दिए कि उनके पास अब ये दिमाग में आ गया कि नहीं, वी हैव टू गो टू पॉलिटिक्स, वी हैव टू कम हियर, क्योंकि बहुत सारी चीजों की चेंजेस की जरूरत है। ठीक है। कुल मिला के संदीप जी, जो एक बात मुझे सभी लोगों की बातों से समझ में आई है वो ये है कि बहुत सारी सिचुएशंस देश में ऐसी हो गई हैं कि शायद एक बदलाव की बात है या मांग है, इस तरह की चीज़ें मुझे समझ आई हैं जो अभी तक सबने अपनी बात रखी। क्योंकि राजनीतिक रूप से भी इस बयान को माना जा सकता है, भाई नेता प्रतिपक्ष हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक बात को समझना पड़ेगा
कि जो भी ओपिनियन है, जो भी बात है तो राजनीतिक दल, और राजनीतिक दल होने के नाते दूसरे तरफ जो दल है वो भी राजनीतिक दल है जिसकी सरकार है। तो क्यों कह रहे हैं, क्या मायने हैं, किस तरह के कनेक्शंस हैं और किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां असल में देश में हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है सिर्फ हंसी में ना उड़ा के थोड़ा सा एक बार चिंतन करने की ज़रूरत है कि बयान के असल में मायने क्या, इस बात पर हमें जाना पड़ेगा। संदीप चौधरी जी से मैं ये बात कह रही हूँ, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ राखी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, तो प्लीज देखिए, हंसी मजाक की बात तो राजनीति में चलती है। कई बार हंसी मजाक में आदमी चीजों को टालने की भी कोशिश करता है, कई बार हम दूसरे के ऊपर लांछन भी लगा देते हैं, कई बार हम अपने आप को ज्यादा सुपीरियर साबित करने के लिए दूसरे के ऊपर हंसने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा व्यक्ति हंसने लायक है या नहीं है। देश के अंदर दो ही चीजें हैं, एक तो सत्ता पक्ष, एक विपक्ष। एक सत्ता का चेहरा होता है, भाई वहां तक पहुंचना अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। एक विपक्ष का चेहरा होता है, वहां तक पहुंचना भी बड़ा अचीवमेंट है। हंसने को आप किसी पर भी हंस सकते हैं, लोग ऐसे देखे अपने माँ बाप के ऊपर हंसते हैं। एक फैमिली बैकग्राउंड देखी जाती है, भाई कोई भगत सिंह के परिवार से आएगा, अगर उसके ऊपर कोई हंसेगा तो बेवकूफ होगा। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से आएगा, उसके ऊपर कोई हंसेगा तो बेवकूफ ही होगा। तो हमें चीजों की गंभीरता को भी समझने की जरूरत है। आज देश के अंदर स्थिति ऐसी कि आपने देखा होगा, अमेरिका भी एक लोकतंत्र है, हम भी एक लोकतंत्र है। अमेरिका के अंदर आदमी विरोध कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है। आप जकिया जी बैठी हैं, एक मुस्लिम फेस है, इनके कपड़ों से भी आपको लग रहा होगा, उनके नाम से भी आपको लग रहा होगा। आप मुझे देश के अंदर बताइए, कहीं मुस्लिम समाज की अपनी प्रॉब्लम होती है, सिख समाज की अपनी प्रॉब्लम होती है, आपने जाटों के भी आंदोलन देखे होंगे, ब्राह्मणों की भी नाराजगी देखी होगी। आखिर ऐसी क्या वजह आ गई है कि जो सबसे सॉफ्ट टारगेट है वो देश के अंदर मुस्लिम बन गया है? ये कहीं विरोध करते हुए, प्रदर्शन करते हुए आपको दिखाई देते हैं, या केवल इनको मुसलमान का टैग लगाकर, पाकिस्तान का टैग लगाकर या आतंकवादी का टैग लगाकर बहुत आसानी से टारगेट किया जा सकता है? तो ये चीजें देश के अंदर होनी नहीं चाहिए। जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो आप सबको साथ लेकर चलिए। आप जब टिकट देने की बात आती है, जब कोई पद देने की बात आती है, हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, सबकी हिस्सेदारी भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। खाली मैं ये राजनीति करने लगूं कि भाई मुझे ब्राह्मणों को टारगेट करना है या मुझे भटनागर को टारगेट करना है, तो मुझे लगता है ये गंदी राजनीति है और देश ने कई बार इस राजनीति को नकारा भी है। हरियाणा के मैं आपको बताऊं, कुलदीप बिश्नोई का आपने सुना होगा नाम। कांग्रेस से अलग होकर हरियाणा दलित कांग्रेस पार्टी बनाई थी। उन्होंने हरियाणा के अंदर नारा दिया था 35 बिरादरी का। वो 35 बिरादरी का नारा देकर के वो पार्टी खत्म हो गई। आज वो बीजेपी में सर्वाइव कर रहे हैं और उनका एक विधायक भी नहीं है। तो इसलिए चीजों को समझना पड़ेगा। हार जीत राजनीति में राखी जी चलती है, कभी कोई दल नीचे आएगा, कभी कोई दल ऊपर जाएगा। अटल अडवाणी जी ने बहुत मेहनत की, वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। आज बीजेपी ऊपर गई है, कांग्रेस नीचे आई है, लेकिन कांग्रेस इतने नीचे नहीं गई है कि कांग्रेस वापसी नहीं कर सकती या बीजेपी वहीं पर टिकी रह सकती है। देखिए बीजेपी का ग्राफ भी, आज गठबंधन की सरकार चल रही है, आने वाले टाइम में हो सकता है गठबंधन से भी सरकार ना चले। तो ये राजनीति का एक पार्ट है, राजनीति का एक टूल है। लोकप्रियता घटती बढ़ती है। रही बात सत्ता की, तो देखिए हमारे देश में तो लोकतंत्र है, यहाँ पे तो हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। सत्ता तो उन लोगों की चली गई जहां सत्ता इलेक्शन भी नहीं होते थे। सद्दाम हुसैन का कहीं नामो निशान है, गद्दाफी का कहीं नामो निशान है, बसर का कहीं सीरिया में नामो निशान है। तो वो लोग भी चले जाते हैं। ऐसा नहीं है। जब विरोध की चिंगारी उठती है, जनता जब सड़कों पर निकलती है, जनता के पेट में जब आग लगती है, जब देश में भूखमरी फैलती है, तो बड़े बड़े लोगों के तख्त उलट जाते हैं। ठीक है। हाँ, संदीप वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जी, मैं एक दो बात बता दूं। पहले तो मैं ये चाहता हूं कि चौधरी साहब मेरी हंसी को अपनी गंभीरता में ले गए, मगर मैं भी बताता हूं कि जो व्यक्ति कोई भी हो, चाहे इस पैनल पे बैठा है, इस पैनल के बाहर बैठा है, विपक्ष में बैठा है या पक्ष में बैठा है या सरकार में है, यदि वो इस तरह के बचकाने बयान दे रहा है, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, हम उस पर भी कितनी बार हंसे, आप भी हंसे हो, मगर मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जब संदीप जी ऐसी बातें करते हैं कि मुझे लगता है वो कभी कभी तो मुझे वो एक्टिविस्ट लगते ही नहीं है पॉलिटिकल, मुझे लगता है वो कांग्रेस के टीम के कोई लीडर हैं, क्योंकि वो बातें ही, मैं जब से इनके साथ बैठा हूं, तो कितनी बार बैठ चुका हूं, ठीक है, संदीप चौधरी जी के साथ, मगर वो कहीं ना कहीं मुझे यही लगता है बार बार वो कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी करते हैं, वो एक्टिविस्ट की तरह करते ही नहीं है। उन्हें दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। जो मैंने बात बताई है राखी जी, मैं उन्हें चैलेंज करता हूं, हालांकि वो चले गए, मुझे बोलना नहीं चाहिए इस चीज को, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि जो मैंने बात कही है, क्या वो सत्य नहीं है?
ये जनता आपकी नहीं देख रही राखी जी कि मैंने कहा उज्ज्वला योजना, मैंने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या वो मिल नहीं रहा? पहले कांग्रेस की सरकार में मिलते थे, नहीं मिल रहा, नहीं मिलते थे, अब मिल रहा है। तो और भी बहुत सारी चीजें, क्या पहले जो रेलवे स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर ये थे वो थे पहले? नहीं थे, बहुत उजड़, बहुत बर्बादी की तरह हमारे रेलवे स्टेशन थे। तो ये बहुत सारी चीजें हुई हैं राखी जी, मगर क्योंकि ये लोग समझने वाले हैं नहीं और ये समझते नहीं है कि हमारा देश कहाँ पे पहुंचा है, किस स्तर पे पहुंचा है। जो गड्ढों में पड़ा हुआ था आज उसे रास्ते पे लाए, चलना कराए और दौड़ने की तरफ हम शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं ये लोग, इन्हें इस चीज को समझना चाहिए कि जो व्यक्ति, मैं भी कोई बयान बचकाना दूंगा, मैं भी कोई गलत बयान दूंगा, मैं भी किसी के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी या बुरी टिप्पणी करूंगा तो लोग मुझे गुस्सा भी करेंगे और लोग मुझ पे हंसी भी उड़ाएंगे। तो ये कोई नॉर्मल प्रक्रिया है, ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है। मैं इसलिए उन पर हंस रहा हूं क्योंकि वो कह रहे हैं कि क्योंकि जैसे वो ज्योतिषी हो गए, जैसे उन्हें कोई ब्रह्म ज्ञान हो गया या उन्हें ऐसा पता लग गया कि हाँ भाई वो हमारे गठबंधन में है, कि उनकी पार्टी हमारे साथ गठबंधन में है, वो अपनी सीटें एक साल बाद मतलब वापस कर लेंगे सरकार से। तो वो इस तरह की बातें करते हैं। इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए। आप देश को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, आप देश को लज्जित कर रहे हो। आपको इस तरह की बातें करनी चाहिए जो सकारात्मक हो, जो इस देश को लाभ पहुंचाए, जो आपके जो चाहने वाले हैं वो और बढ़े। मगर ये क्या करते हैं, जो इनके चाहने वाले हैं वो लगातार घट रहे हैं। आप ये देखिए कि कांग्रेस कहां पे खड़ी हो गई है आज। कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। कांग्रेस को नेता भी ऐसा चुनना चाहिए जो कम से कम गंभीर बात कर सके, देश की हित में बात कर सके, देश के लोगों को साथ लेके बात कर सके। जैसे अभी जैन जी का मामला चल रहा था, कॉकरोच जनता पार्टी की बात हो रही थी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं युवा हो या कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनके साथ गलत हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। वो चाहे किसी भी एंगल पे हो रहा है, उसे सपोर्ट करना चाहिए। विपक्ष को भी उस आवाज को उठानी चाहिए और सरकार को भी उसे देखना चाहिए कि कहां हम गलत कर रहे हैं, कहां हमें उसे ठीक करना है। मैं कभी भी, राखी जी, आपके चैनल पे कितनी बार बैठा हूं, अनगिनत बार बैठा हूं, मैं हमेशा ये कहता हूं जो गलत है वो गलत है, चाहे वो मेरे पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो। मेरे साथ पक्ष का भी और वो गलत है तो मैं उसका कभी भी सपोर्ट नहीं करता। मेरे ये अपने संस्कार हैं, मेरा अपना व्यवहार है, मैं इसी तरह से चलना चाहता हूं, इस तरह से चलता हूं कि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है। जैसे कि आपने पिछले अभी डिबेट में कहा था कि एक कौन से विधायक थे जिन्होंने बहुत सारी गाड़ियां लेके चल रहे थे और नाम कर रहे थे कि वो पेट्रोल बचा रहे, तो मैं उनको भी कंडम किया। मैं हमेशा ये चाहता हूं कि सब लोग ईमानदारी से चलें, चाहे वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, देश के हित में काम करें, देश की जनता के लिए काम करें, जैन जी के लिए काम करें। हमारे युवाओं को जो ये पीड़ा हुई है, जो बार बार जो पेपर लीक हो रहा है, जिस पर आपने भी डिबेट की थी, तो वो इस विषय को लंबा नहीं करना चाहता कि उस पे भी जो भी उसका करने वाला है, जो भी जिसने भी उसका नुकसान किया है, उसके साथ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे तक आने वाले अधिकारी या आने वाला कोई नेता जिंदगी भर याद रखे कि हाँ ये चीज कभी भी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए राजेश जी कनेक्ट है हमारे साथ। चलिए, राजेश जी नहीं है, दोबारा से कनेक्ट करेंगे। सुमन जी, देखिए फिर वही बात घूम फिर के यहाँ आ गई। क्या है, पक्ष और विपक्ष के साथ परेशानी ये है कि यदि पक्ष से कोई बयान है तो विपक्ष कुछ ना कुछ मीन मेख निकालेगा, विपक्ष का यदि कोई बयान है तो सत्ता पक्ष निकालेगा। लेकिन बार बार इस तरफ जाना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने ये बयान क्यों दिया, उनके क्या मायने थे, ये हम बात को रख चुके हैं। अब ये कितना सच हो सकता है, उसके पीछे की सिचुएशंस क्या हो सकती हैं, क्या जो स्थितियां अभी बनी हुई हैं इससे क्या लोग और परेशान नहीं होंगे। पेट्रोल डीजल बढ़ा, उसके बाद हर दूसरे दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो लोग प्रभावित होंगे। अब ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि सरकार काम नहीं कर रही है या सरकार कोशिश नहीं कर रही इन चीजों को ठीक करने की, मान लिया कर रही है। लेकिन जो सिचुएशंस में हम आ गए हैं उसके पीछे की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, जो हमारी कूटनीति थी या हमारी रणनीति थी, क्या वो सब सही सटीक थी। मुझे बहुत दूर से कनेक्ट करूंगी तो फिर बहुत सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी, लेकिन समझना पड़ेगा कि इस स्थिति के पीछे हम किसको जिम्मेदार माने। ठीक है, वैश्विक स्तर पर चीजें हुई, लेकिन हर पॉइंट पर बात बहुत क्लियरिटी से आना चाहिए। सिर्फ पक्ष विपक्ष की बात नहीं है ये, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो बार बार बातें आ रही है ना कि राहुल गांधी कुछ भी कह देते हैं, उनकी बात के मायने नहीं है, कुछ भी तो नहीं कह दिया होगा, कुछ सोच के कहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। राजेश जी, 1 सेकंड आ रही हूँ, सुमन जी की बात आ जाए, 1 सेकंड रुकिएगा। सुमन जी अनम्यूट कर लीजिए अपना मोबाइल। आ रही आवाज? हाँ बोलिए। जी आ रही है, बिल्कुल। ऐसा है कि भविष्यवाणियां पहले भी होती रही हैं और ऐसा नहीं कि सब ठीक ही रही हैं, कुछ आधी अधूरी रह गई, कुछ नकारा साबित हो गई,
कुछ बेकार की साबित हो गई। लेकिन ये जो राहुल गांधी का बयान आया है, ये जरूर काफी अहमियत ले रहा है। आपने देखा होगा कि भाजपा के एक नेता ने कहा, जो बड़ा गंभीर मामला है, कि मोदी सरकार को गिराने के लिए अंतरराष्ट्रीय ताकतों की साजिश है। अगर ऐसा कुछ है तो ये गंभीर मामला है। देखो, हमारे देश में जो निर्वाचित सरकार है, लोगों ने चुनकर बनाया है उसको, पिछले 2014 से चल रही है, उसको बाहर की ताकतें गिराना चाहें तो ये मामला गंभीर जरूर है और इसका हमें खिलाफत करनी चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो माहौल अब बनता जा रहा है, इस माहौल को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि देश में कहीं अंदर खाते तो नहीं, कोई नाराजगी बढ़ रही है लोगों में, नजर नहीं आ रही है हमें। जैसे भी उसकी कांग्रेस पार्टी की चर्चा हो रही थी, बहुत चीजें नजर नहीं आती, लेकिन अंदर अंदर पकती रहती हैं और पकते पकते जब उनका विस्फोट होता है, तब पता लगता है कि भी अंदर काफी कुछ चल रहा था जिसको हम समझ नहीं पाए। हालांकि भाजपा के पास बड़े विद्वान लोग हैं, बड़ा थिंक टैंक्स हैं, हर हालात को समझते हैं, बूझते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि संघ उनकी पीठ पर खड़ा है, जिसमें बड़े बड़े थिंक टैंक बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि वो भांप नहीं पा रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है, भांप नहीं पा रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जो कुछ हो रहा हो उसका हल निकालने में फिलहाल वो कामयाब नहीं हुए। देखो, कुछ तो अंतरराष्ट्रीय समस्या है, तेल का रेट बढ़ेगा, उसको रोकना मुश्किल है, भाजपा के लिए, भाजपा सरकार के लिए भी। गैस का दाम बढ़ेंगे, उसको रोकना मुश्किल है। ये इस तरह की कुछ दिक्कतें हैं जो चलेंगी देश में, और अब हमें आदत पानी पड़ेगी इसी माहौल में अपने आप को सेट करने की। बाकी देश भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम अकेले देश हैं कि हमें ही दिक्कत आ रही है। ऐसी पूरे विश्व में देश हैं, अमेरिका देश भी है, रशिया भी है, सारी कंट्री, बहुत सारे कंट्री हैं जिनको अपने आप को ढालना पड़ रहा है माहौल के हिसाब से, और जो दिक्कतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही हैं उसके हिसाब से। तो भारत को भी थोड़ा सा धैर्य, यहाँ के लोगों को धैर्य रखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद एक बार पूरे देश में हलचल हो गई है, सत्ता दलों में भी और विपक्ष में भी। विपक्ष भी टटोलने लगा है अपने आप को कि भाई ये कैसे होगा, क्या फार्मूला लेकर राहुल गांधी के पास कौन सा फार्मूला है ऐसा जिस फार्मूले से वो कह रहे हैं कि 1 साल में सरकार गिर जाएगी। और भाजपा भी सोच रही है कि राहुल गांधी इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। भाई, हमारा गठबंधन है, ठीक है, तेलुगु देशम हमारे साथ खड़ा है, जेडीयू तो चलो एक तरह से भले ही होगा माना जाए तो। देखो, तो इस तरह से गठबंधन भी कोई बहुत ज्यादा गठबंधन नहीं है केंद्र में, ठीक है, यूपी वगैरह में उसका गठबंधन ज्यादा हो, लेकिन केंद्र में भाजपा के साथ बहुत ज्यादा गठबंधन नहीं है। तो इसलिए ऐसे हालात तो फिलहाल नजर नहीं आते। बाकी मैंने फिर कहा, राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ भी कहना मुश्किल है, और हमें ये मानकर बैठना चाहिए। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे थे राजेश जी, आप बीच में डिस्कनेक्ट भी हो गए थे, प्लीज अपनी बात रखिए पहले जल्दी से। जी राखी जी, मैं ये कह रहा था कि अभी तक आदरणीय राहुल गांधी जी का एक वक्तव्य बता दीजिए जो उन्होंने पूर्वानुमान के साथ, आकलन के साथ, जिम्मेदारी के साथ सदन के अंदर या सदन के बाहर जो भी जनता के सामने जो आसन्न यक्ष प्रश्न रहे, संकट रहे, जिसका बयान उन्होंने दिया हो और वो बाद में घटित न हुआ हो, चाहे वो गलत जीएसटी के बाद जो आने वाली समस्याएं थी उसकी बात रही हो, चाहे नोटबंदी के बाद जो आसन समस्याएं थी और बाद में घटित हुई उसकी बात रही हो, और चाहे जो है बेरोजगारी की जो समस्याएं थी जब जब उन्होंने बातें उठाई वो रही हो, या उसके बाद जो है कोरोना के मामले में जिस तरह से सरकार फेलोवर रही और राहुल गांधी जी ने जिन चिंताओं को प्रकट किया वो बाद में घटित हुए, और अब जाकर के जो ये स्थिति है हमारे कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री के रूप में, जो कंप्रोमाइज मोड में आने के बाद देश का बंटाधार कर रहे हैं, उसके बाद जो इस समय विषम परिस्थितियां हैं, उसके बाद जो चीजें कर रहे हैं, आपने देखा बंगाल के चुनाव में राहुल गांधी जी ने पूरी जिम्मेदारी पूर्वक जनता के बीच में मीडिया से हर जगह बातों को उठाया, चुनाव तक केवल जानबूझ करके डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, और चुनाव के बाद सुनामी आएगी, आर्थिक स्थिति खराब होगी और लोगों का जनजीवन प्रभावित होगा। वो शुरू हो गया कि नहीं हो गया? अभी पेट्रोल पंपों पर लगती बड़ी बड़ी लंबी कतारें, ये क्या बयां कर रही हैं? रोज जो है 3 बार 4 बार इन्होंने
पेट्रोलियम पदार्थों का, डीजल का और पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया। ये क्या स्थिति बन रही है? सारी चीजें महंगी हो रही हैं। एलपीजी, घरेलू गैस सिलेंडर महंगा हो गया, समय पर नहीं मिल रहा। इसके साथ साथ अब जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है वो भी महंगा हो गया। क्या स्थिति है? जो भी खाने पीने की चीजें हैं वो बढ़ रही हैं और गैस सिलेंडर की आपूर्ति न होने के कारण तमाम जो वो लोग जो रोजगार के लिए मेहनत कश लोग थे, अपना गांव, अपना क्षेत्र छोड़ करके शहरी क्षेत्रों में जाकर के कामगार काम कर रहे थे, वो मजबूर होकर के फिर से अपने घरों को लौट रहे हैं और वो जो है बेरोजगारी और भुखमरी का दंश झेलना शुरू हो गया है। अभी तो ये स्थितियां प्रारंभ हुई हैं, आगे और जो है कठिनाइयां हैं। इसलिए देश ने अगर किसी को ताकत दिया है तो ताकत छीनने की भी क्षमता देश के लोगों में होती है और जिन कंधों पर ये बैठे हैं उनको भी जो है इस पर सोचना समझना होगा। और ये जनता है, बड़े बड़ों को लाइन पर ला देती है और मोदी जी को भी लाइन पर ला देगी। इसलिए राहुल जी गांधी जी ने जो कहा है वो 100% सही कहा है और उन्होंने देश हित में कहा है। इसमें देश का अहित और देश विरोधी कोई बयान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथी को हम सुन रहे थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा और तमाम डींगे हाके ये किया वो किया। अरे आपने क्या किया? जो कांग्रेस ने बनाया था उसी को बेचने का काम किया। और क्या किया आपने? आपने यही किया कि पेट्रोल पंपों पर बड़ी बड़ी लंबी कतारें हैं और डीजल का केन ले लेकर के जो है किसान जो है लाइनों में खड़ा है और टेंट और पानी की व्यवस्था नहीं है। लोग वहाँ हलकान हो रहे हैं, बेहोश होकर के गिर रहे हैं और एलपीजी गैस सिलेंडरों के लिए लोग लाइन में लग रहे हैं। ठीक है राजेश जी। 48-46 डिग्री सेल्सियस की धूप में आपने यही किया है। हमने बहुत सारे युद्ध झेले। आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारें रहती थी, देश और दुनिया ने तमाम युद्ध झेला। हमने डायरेक्ट युद्ध झेले, चाहे वो चाइना के साथ रहा हो, चाहे जो है वो पाकिस्तान के साथ रहा हो और चाहे 71 का युद्ध रहा हो, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जमाना हो, चाहे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जमाना हो, ठीक है राजेश जी, पंडित चलिए। नेहरू का जमाना हो, लेकिन हमने जनता को सुरक्षित रखा। आज रोज जो है हमारी करेंसी है, रुपया रोज गिर रहा है। अरे राजेश जी, थोड़ी सी ब्रेक ले लो, हल्के से ब्रेक ले लो। आप शांत रहिए, आपने आपके बीच में नहीं बोला। आप समझिए कि राकेश जी कुछ कह रही है। राजेश जी सुन लो, हमारे पड़ोसी थे। राखी जी की आप पैरवी न करिए, आप सुनिए। हमारे पड़ोसी जितने मुल्क हैं उनके जो है करेंसी हमसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है। वो क्या कारण है? कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री ने कभी बयान दिया था एक मुख्यमंत्री की हैसियत से कि जब जिस देश का करेंसी गिरती है तो देश के प्रधानमंत्री के प्रतिष्ठा से जोड़ रखा था। आज शर्म बची है कि नहीं बची है? इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये जो है बेशर्म भरी बातें और गुमराह करने की राजनीति छोड़ दीजिए। ठीक है राजेश जी, हो गया। देश सर्वोपरि है, देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। सर ठीक है, वो गुजर रहे हैं इसलिए बयान आया, ये पता है। बार बार रिपीटेशन अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है ठीक है सर, ठीक है। कच्चा तेल मंगा करके और जो है उसकी रिफाइनरी करके इनके साथी जो है जो इस देश के उद्योगपति हैं वो दुनिया को बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? देश में लाले पड़े हैं और आप विदेशों को बेच रहे हैं। सर समय बस ना, ठीक है राजेश जी, चलिए बार बार फिर एक ही चीज। ठीक है जकिया जी, थोड़ा जल्दी से बोलिए। संदीप जी इसके बाद, एक सेकंड जकिया जी, थोड़ा जल्दी से मैम, क्योंकि समय हो गया है। हाँ। मैं सिर्फ 3 बातों का जवाब बोलना चाहती हूँ। एक तो उज्ज्वला योजना के बारे में बात उठी, तो हमें सबको पता है कि पहली बार मिलने के बाद गैस सिलेंडर उसके बाद खाली ही पड़ा रहा और अब तो बढ़ाने की नौबत ही नहीं है। उसी तरह से है बात हुई कि भाई अपने यहाँ डीजल और इस पेट्रोलियम की प्रॉब्लम है, तो अपने यहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन श्रीलंका में अभी भी हमारे यहाँ से जा रहा है और काफी अच्छी तरीके से वहाँ पे रेट कम में मिल रहा है। हमारे यहाँ इतना ज्यादा उसमें मेथनॉल मिलाया जा रहा है, इथनॉल मिलाया जा रहा है। उसके लिए किस तरह से हमारी गाड़ी की व्यवस्था खराब होगी वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। खैर ये सारी चीजों के साथ हम चल रहे हैं क्योंकि हमें और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे वही ऑप्शन क्रिएट करा जा रहा है कांग्रेस जनता पार्टी के जरिए, और कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास इसीलिए उस पे जा रहा है क्योंकि हमारी बाकी चीजों की ऑप्शंस को बंद कर दिया गया है। ठीक है राकेश जी, दो बातें बोलूंगा सिर्फ। बोलिए। पहली, जो इन्होंने कहा राकेश जी ने कि जनता जवाब देगी, जनता ने जवाब दे दिया इन्होंने। यदि ये नाकारा ना होते, यदि कांग्रेस ने इस तरह की हरकत नहीं करी होती, कांग्रेस ने देश को बेचा नहीं होता,
तो जनता इन्हें बाहर नहीं करती। इन्होंने जो घोटाले किए, इन्होंने जो लाइन लगाई, राखी जी, अरे भाई साहब चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। राखी जी, मुझे खूब याद है जब मेरी उम्र 10-12 साल होगी, 14 साल होगी, जब हम सिलेंडर लेने जाते थे राखी जी, एक घर में हमारे कम से कम 1-2 लोग तो ऐसे होते थे जिन्हें सिलेंडर की इतनी चिंता होती थी कि भाई अब इतने दिन बाद मिलेगा, लाइन में लग जाओ, पहले लाइन में लगो एजेंसी में, फिर जाओ गोदाम में। तो आप ये देखिए, मोदी जी जब आए तो पता ही नहीं लगा, सिलेंडर की तो समस्या ही खत्म होगी, अपने आप बुक हुआ, अगले दिन आ गया, उसी दिन आ गया। तो ये लोग इन्हें पता ही नहीं है, ये समझ ही नहीं पाए कि मोदी जी ने क्या किया। कह रहे हैं कि 2014 के बाद से सिलेंडर और एजेंसी के थ्रू सिलेंडर मिलने लगा, उसके पहले सब लाइन में लगते थे। देखिए बिल्कुल राखी जी, खूब याद है, हमें खूब याद है कि हम कैसी लाइनों में लगे हैं सर। और 14 तो कैसे अभी सिलेंडर गए मिलते सर। थे। संदीप जी, इतनी कैसी उम्र, मतलब मैं कैलकुलेशन नहीं कर पा रही। 14 से अभी कितना साल नहीं, हुआ, और इसके पहले की बात? मैं 14 की बात नहीं कर रहा, मैं जब से कह रहा हूँ, जब से हम छोटे थे, उसके बाद कांग्रेस की सरकार जब तक रही। मैं नहीं कह रहा कि 10-12 साल में ही सिर्फ 1 साल ही मुझे मिला। जब मैं 10-12 साल का था, जब से मैं देखता आ रहा था, और सालों साल कांग्रेस की जब तक सरकार रही, तो ये रहा। और दूसरी चीज जो अभी कह रहे थे, ये कि यदि मोदी जी बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वहां से लेकर आते हैं और देश को आगे बढ़ाते हैं, और इसीलिए हमारी व्यवस्था जो है वो फिर भी मजबूत है। और श्रीलंका की अभी बात कर रही थी मैडम, श्रीलंका में हमारे यहाँ से प्रोसेस होके जाता है तेल, तो वही उस कीमत पे जाता है जिस कीमत पे हमारा पहले जा रहा है, और उससे बढ़ के जा रहा है, कम नहीं जा रहा है। अब वो सस्ता बेच रहे हैं, वो कैसे बेच रहे हैं, मैं ये सारी इन्हें पता होगा, मुझे तो पता नहीं मैं लगा। कभी भी क्रॉस नहीं करती, पर ये वाली बात नहीं समझ में आई कि मतलब 14 के पहले सब लोग लाइन में लगते थे और वैसे सिलेंडर आता था। सर, लाइन में कहाँ लगते थे 14 के पहले? मुझे तो बहुत अच्छे से याद है सर, मेरे घर में पर्सनली मतलब कभी कोई लाइन में लग के सिलेंडर 14 के पहले तो नहीं मिला। बहुत पहले किसी जमाने की बात होगी। आप कह रहे हैं 14 के बाद से सारी चीजें होने लगी, ये थोड़ा क्लियर करिए। या तो मैं नहीं समझ पाई, या तो आपने कुछ और कहा। मैं ये क्लियर कर रहा हूँ, मुझे ये पता है, मुझे ये याद है कि जब मैं 10, 12, 15 साल का था, उस समय जो सिलेंडर की व्यवस्था थी वो इतनी खराब थी कि लोग पहले एजेंसियों पे लाइन पे लगते थे और उसके बाद गोदाम पे लाइन पे लगते थे, और वो काफी सालों तक चला। आपने ये भी तो कहा जब से मोदी जी की सरकार आई, तो मोदी जी तो मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, उज्ज्वला योजना आई, उज्ज्वला। देखिए मैं फिर क्लियर कर देना चाहता हूँ राखी जी, जब से मोदी जी की सरकार आई है, उसके बाद सिलेंडर की व्यवस्था इतनी गजब हुई है कि लोगों को पता ही नहीं लगा। जिस दिन बुक हो रहा है उसी दिन सिलेंडर आ रहा है, जिस दिन बुक हो रहा है अगले दिन आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ की सरकार है संदीप इस समय मोदी जी की सरकार नहीं है, छोड़ देते हैं क्योंकि कुछ और निकल आएगा। अभी की मोदी जी की सरकार है, बहुत तो खराब है सर। वो जो आप 10-12 साल बिल्कुल खराब है, तो आज की बात करिए ना सर। बिल्कुल राखी जी, खराब है व्यवस्था, मुझे पता है सारी। मैं नकासा नहीं हूँ, मगर खराब क्यों है? वो युद्ध की वजह से खराब है। और दूसरी बात ये जो कह रहे हैं ना कि लड़ाई बंगाल, पश्चिम बंगाल में नहीं हो रही है लड़ाई, कोई हमारे देश में नहीं हो रही है, लड़ाई हो रही है मिडिल ईस्ट में, और उसका संकट पूरी दुनिया पे बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए, सबके मत हैं। देखते हैं राहुल गांधी का जो बयान है, वो अभी तो 1 साल में कितनी चीजें होंगी, उसके पहले क्या कुछ और होगा, क्या ऐसी कोई संभावनाएं दिखेंगी, सब कुछ आएगा सामने, किसी से छिपा नहीं होता। फिलहाल समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात निकलती है, दूर तलक जाती है, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि 1 साल में मोदी सरकार की विदाई हो जाएगी। तो उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने देश की स्थिति को देख के कहा, और उनकी एक जो चर्चा से निकल कर आया, एक उनका साइड ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से युवाओं की एक पार्टी बनकर सामने आ रही है, क्या वो कुछ इफेक्ट कर देगी? तो बिल्कुल देखिए, सिचुएशंस राजनीति से जुड़ी हुई हैं, तो कुछ भी हो सकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता, और किसी का भी बयान फिजूल नहीं होता। यदि बयान आया है तो मंथन करिए आखिर उसके पीछे क्या है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।